See, today we are going to consider company final accounts. Yesterday we started with company final accounts. We learned the format of P&L. Now balance sheet. So balance sheet format I am assuming you all are aware of. याद है आपको बैलेंस शीट फॉर्मेट? See, this is our balance sheet. We will discuss once and then we will start with the questions. Equity and liabilities. I can say name of the company, balance sheet as at 31st March, particulars, note number, current year figures, previous year figures. Equity and liabilities, shareholders fund, share capital, sorry, I hope you all know share capital में क्या आएगा. तो share capital में we will have authorized capital, then issued, subscribed, called up and paid up capital. In that we have equity shares, less call scenarios, correct? Then preference shares, less call scenarios, then finally add share forfeiture account to be shown in the balance sheet as against share capital. Clear? 3 information disclose करना पड़ता है. For how many years? 5 years. BBC. One is bonus shares, other is buyback, and third is issue of shares for consideration other than cash. So I hope you all know ये हमने पढ़ा था. आगे बढ़ते हैं. शेयर कैपिटल डन. रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स आएंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स भी आएंगे, कैपिटल रिजर्व्स भी आएंगे, करेक्ट? So you can have few example like capital reserve, CRR, securities premium, debenture redemption reserve, revaluation reserve, share option outstanding account. Share option outstanding account ये ESOP में होता है. Remember this. This is one of the reserve for the company. Other reserves like workman compensation, investment fluctuation, general reserve, dividend equalization reserve, contingency reserve and other free reserves. So ये लिस्ट बाहर करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू शुड आइडेंटिफाई कि ये रिजर्व्स हैं. देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं आता है नॉर्मली. अगर आया तो डायरेक्ट अमाउंट दिया रहता है. यू शुड राइट डाउन योर. देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. मतलब हमने शेयर मार्केट में अलॉट नहीं किए अब तक, बट एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर लिया है. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया रहेगा तो क्या एंट्री हुआ रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक किधर दिखेगा? तो एसेट में दिखेगा. शेयर एप्लीकेशन किधर दिखेगा? लायबिलिटी में दिखेगा. लायबिलिटी में किधर दिखेगा? सो लायबिलिटी में वो नंबर 2 में दिखेगा. दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है. अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इश्यू किए, मतलब ऑफर किए, बट एप्लीकेशन मनी 1,50,000 शेयर्स पे मिला, तो 1 लाख शेयर्स जो ऑफर किए थे ना, उस पे 3 रुपीज़ लेटेस्ट से एप्लीकेशन मनी था. तो 1 लाख इंटू 3 लैक्स नंबर 2 में दिखेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. बट वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है, उसमें 50,000 शेयर्स इंटू 3, 1,50,000 कहाँ दिखेगा पता है? अदर करंट लायबिलिटी में दिखेगा. याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटीज. इसमें 4 आइटम है. एंड करंट लायबिलिटीज, इसमें भी वी हैव 4 आइटम्स. इधर एक मिसिंग है.
other current liability, and then last is short term provision. So चार आइटम दोनों में है. There are 4 सब हेड्स. कैसे याद रखना है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. So there are four items we have. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए लोन लिया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 12 महीने से कम के लिए जो भी लोन्स रहेंगे और द अमाउंट विच इज़ पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, that is called as current liability, short term borrowing, correct? And the amount which is payable beyond 12 months, after 12 months from balance sheet date, that is called as long term borrowing. So long term borrowing, deferred tax liability, other long term liabilities and long term provision. Other long term liability में क्या आएगा? long term creditors आएंगे. लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? सो एम्प्लॉय रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे, लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एटसेट्रा. करेक्ट. ट्रेड पेएबल में क्या आएगा? यू ऑल नो वेरी वेल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? सो शॉर्ट टर्म अदर देन ट्रेड क्रेडिटर्स, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, that will be other current liability. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहेगा. प्रोविजन फॉर वारंटीज अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो. सो दीज ऑल आइटम्स विल कम हियर. चलो एक बार गो थ्रू करते हैं, मेरे साथ रहना. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स बात किया हमने. ओके. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आएगा? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, term loan taken from bank or financial institutions or directors, deferred payment liabilities मतलब जो भी पेमेंट लेट करना है, 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए करना है. डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट टेकन, फिक्स डिपॉजिट टेकन, लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम सब्सिडियरीज और रिलेटेड पार्टीज, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म में क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब जो विद इन 12 मंथ्स हम पे करने वाले हैं. करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब हमने 10 साल के लिए लोन लिया था, 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी विद इन 1 ईयर वी आर गोइंग टू पे. उसको बोलते हैं करंट ईयर में मेच्योरिटी आने वाला है ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. जो लॉन्ग टर्म के लोन लिए थे करंट ईयर में पे करने पड़ेंगे. लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग. बैंक ओवरड्राफ्ट, short term borrowing, cash credit, short term borrowing, and other short term loans and advances. Quite manageable. All borrowings, okay, ठीक है, fair enough. Trade payable में क्या आएगा? तो you know very well. Trade payable में we have creditors and bills payable which are normally payable within 12 months. Okay, ठीक है. प्रोविजन. ना प्रोविजन में लॉन्ग टर्म के प्रोविजन में क्या आ सकता है? तो एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजंस रहेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन. रिटायरमेंट बेनिफिट के प्रोविजन रहेंगे, दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन. इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? कंटिंजेंट लायबिलिटी. नाउ कंटिंजेंट लायबिलिटी में यू शुड रिमेंबर 6 एग्जाम्पल्स. ये 6 एग्जाम्पल याद रखना है, अभी का अभी बाहर करना है. कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, करेक्ट. 4 कंटिंजेंट लायबिलिटी है, 2 कमिटमेंट है. हम 6 आइटम बाहर करेंगे. This will not be recorded in the books of accounts. This will be shown as a footnote to the balance sheet. So first item, arrears of preference dividend.
arrears of cumulative preference dividend is your contingent liability. Second, bills receivable discounted but not yet matured. Third, claim against the company not acknowledged as debt, मतलब कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम हुआ है, कंपनी उसको अपना डेट नहीं मान रही है. गारंटी गिवन बाय कंपनी, कंपनी ने किसी को गारंटी दिया है, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी. ये चार आइटम क्लियर. Arrears of preference dividend, bills receivable discounted with bank, then claim against the company not acknowledged as debt and guarantee given by company. ये चार हुआ. नेक्स्ट आई कैन से यहाँ पे दो आइटम. फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट. हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर कमिटमेंट किया है कि हम इतना खर्चा करने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ऐसा हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या किसी को हमने कमिट किया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट. एंड लास्ट, investment made in partly paid up shares, that is uncalled liability on shares and other investment partly paid up, that is also our commitment. हमने partly paid up share में invest किया है, so that is our commitment. So there are 4 contingent liabilities, 2 commitments, total 6 amount or 6 items you should remember. Clear? Assets. Now assets में you know very well. Property, plant and equipment में क्या आता है, you know very well. Intangible assets में क्या क्या आता है, goodwill, patents, copyright, trademark, brand, computer softwares, mastheads, publishing titles, mining rights, parking rights, recipes, formula, etc. Correct? कैपिटल WIP मतलब फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन. फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन will come under the head of PPE only. Then investments, लॉन्ग टर्म रहेंगे तो नॉन करंट, शॉर्ट टर्म रहेंगे तो करंट. इन्वेंट्रीज में यू नो वेरी वेल क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल यू नो वेरी वेल. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यू नो वेरी वेल क्या आएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा देख लो. कैश इन हैंड आएगा, चेक्स ड्राफ्ट्स इन हैंड आएगा, बैलेंस विथ बैंक. और बैलेंस विथ बैंक में बैंक डिपॉजिट्स विथ मोर देन 12 मंथ शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली. बैंक बैलेंस विथ शेड्यूल बैंक एंड अदर बैंक टू बी शोन सेपरेटली. इन शॉर्ट, बैंक डिपॉजिट्स विल बी कंसिडर्ड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओनली. दैट्स इट. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का क्या करना है, तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है तो फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू अज्यूम के पीएनएल में राइट ऑफ करना, करेक्ट. बट पीएनएल बन चुका है एंड हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो पीएनएल राइट ऑफ नहीं हुआ रहेगा अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो. सो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दैट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस एज अ नेगेटिव फिगर. मतलब पीएनएल में रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल में माइनस करके बताने का. दैट्स इट. बाकी सब मैनेजेबल है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलो आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2. नॉर्मल बैलेंस शीट हमने बहुत सारे चैप्टर में ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, तो यू ऑल नो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. वीडियोस ऑन कर दो. चलो जल्दी जल्दी, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग. धवल, अनाहिता, नमिशा, स्टार्ट करते हैं. ऑन 31st March 2018, SR Limited
provides you the following ledger balances after preparing its P&L. मतलब P&L ऑलरेडी बन चुका है, it is already prepared. Particulars, amount rupees, debit and credit. We have equity share capital. कहाँ जाएगा ये? शेयर कैपिटल में. कॉल्सिन अरियर्स का क्या करेंगे? लेस फ्रॉम शेयर कैपिटल. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का क्या करेंगे? पीपीई में दिखेगा. सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या करेंगे? जनरल रिजर्व, पीएनएल सबका क्या करेंगे? इट विल बी कंसिडर्ड अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. डू यू अग्री विद दिस? लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन secured by hypothecation of land. अगर कुछ नहीं दिया है, we will assume it is long term loans, but we may have information about it. Other long term loans, तो डेफिनेटली ये दोनों किधर जाना चाहिए? ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाना चाहिए. प्रोवाइडेड नो इंफॉर्मेशन गिवन. अगर कोई और इन्फो है तो अकॉर्डिंगली उसको बाइफरकेट करेंगे. देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ये तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही जाएगा. क्लियर. देन इन्वेंट्रीज दिया है. इन्वेंट्रीज में कौन सा इन्वेंट्रीज है? फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल. सो इट इज अवर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. ऑब्वियसली पीएनएल बन चुका है, बैलेंस शीट बनाने का. बैलेंस शीट में कौन सा इन्वेंट्री आता है? क्लोजिंग स्टॉक. सो इट इज क्लोजिंग. कहाँ जाएगा? करंट एसेट में, इन्वेंट्रीज में. ट्रेड रिसीवेबल किधर जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल में. लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म, तो ये एसेट में जाएगा. लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट्स. क्लियर. ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज. प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन. कैसे सोचना है मालूम है? डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है तो एसेट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी में जाएगा. बराबर. एसेट में जाएगा तो नॉन करंट एसेट में जाएगा कि करंट एसेट में जाएगा? फॉर्मेट पता है ना आपको. एंड लायबिलिटी में जाएगा तो नॉन करंट लायबिलिटी के करंट लायबिलिटी में जाएगा कि शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा. करेक्ट. दैट इज द वे वी हैव टू बाइफरकेट. अनपेड डिविडेंड. नाउ अनपेड डिविडेंड इज अवर लायबिलिटी. डू यू अग्री विद दिस? करेक्ट. ये लायबिलिटी में हम क्या करेंगे? सो ये अनपेड डिविडेंड का लायबिलिटी विल बी अदर करंट लायबिलिटी. It is other current liability. Next, cash in hand, that is our cash and cash equivalent. Balance with bank, cash and cash equivalent. सच बोलो, ट्रायल बैलेंस समझा क्या? एक बार जरा इधर आ जाओ. देखो, फॉर्मेट पहले बाय हार्ट होना चाहिए. सो फॉर्मेट में हमने लायबिलिटीज तो पूरा डिस्कस किया. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इन दैट वी हैव शेयर होल्डर्स फंड. इन दैट वी हैव शेयर कैपिटल. बाय ऐड करो पहले एक बार. शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस. करेक्ट. फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. देन नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. देन नंबर 3 एंड नंबर 4 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज. नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी दोनों में 4 आइटम है. करेक्ट. लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. deferred tax liabilities, trade payable. Other long term liabilities, other current liabilities. Long term provision, short term provision. फिर टोटल आएगा.
चार चार आइटम याद रहेगा सबको? या फिर एसेट्स में जाएंगे। एसेट्स में दो हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट में 5 हैं, करंट में 6 हैं। नॉन करंट में 5 क्या है? फर्स्ट वी कैन से फिक्स्ड एसेट्स, उसमें पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल WIP, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। देन वी हैव नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। सो पहले फिक्स्ड एसेट के 4 आइटम्स हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, देन डेफर्ड टैक्स एसेट, देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर? करंट एसेट्स, नाउ करंट एसेट्स में क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। देन आपका 3 फेवरेट, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में सारे शॉर्ट टर्म एसेट्स आएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देन 3 आपके फेवरेट एसेट, कौन से 3? स्टॉक, डेटर, कैश बैंक। स्टॉक, डेटर, कैश बैंक। सो करंट इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक, डेटर्स एंड कैश बैंक, दैट इज इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। याद रहेगा? या उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो लोन हमने शॉर्ट टर्म के लिए दिए रहेंगे वो, एंड अदर करंट एसेट। यहाँ पे कैसे था? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर। सो लास्ट 2 ऊपर भी जो है वही यहाँ पे है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो। बैलेंस शीट, ये सब हेड्स याद रहेंगे क्या? ओके। अभी आ जाओ वापस क्वेश्चन में। कितना इन्फो है? 9, 10, 11 इंफॉर्मेशन। वाओ। चलो आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एक बार ये सब डिटेल में पढ़ो। रीड ऑल दिस इंफॉर्मेशंस प्रॉपरली। बिलीव मी, इट इज इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करो आराम से। आप मेरे को क्या बताएंगे मालूम है? कि देखो इसका इफेक्ट्स कैसे देना है और कहाँ पे देना है। इसके ये एडजस्टमेंट है, इसके 2 इफेक्ट्स देंगे कि फिर ये इंफॉर्मेशन है सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। करेक्ट? या फर्स्ट, 50,000 fully paid equity shares were allotted as considered for land। बोलो ये क्या है? आंसर देना पड़ेगा आपको। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इट इज एन इंफॉर्मेशन, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। पहले इसका मीनिंग समझो। चेक करो ट्रायल बैलेंस, उसमें शेयर कैपिटल कितना है? सो 80 lakhs कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 50। 80 lakhs डिवाइडेड बाय 50, 16, आई कैन से 1,60,000 आएगा। 1,60,000 इक्विटी शेयर्स है। अब ये 1,60,000 इक्विटी शेयर में से क्या बोल रहा है मालूम है? कि हमने 50,000 इक्विटी शेयर वर अलॉटेड, मतलब इसमें से 50,000 शेयर्स हमने लैंड परचेस किया है, उसके लिए अलॉट किए हैं। ये समझा कि नहीं समझा? करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको सिर्फ डिस्क्लोज करना है। ये शेयर ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं, हमें वापस इश्यू नहीं करना है। क्लियर? या ओके। फिर सेकेंड, कॉस्ट ऑफ एसेट्स वर,
बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, जरा चेक करो इधर, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये रहा। कोई बताएगा ये बिल्डिंग, ये मशीनरी एंड ये फर्नीचर, ये तीनों जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ये क्या वैल्यूज पे है? ट्रायल बैलेंस में अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया रहता है तो ही फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पे होते हैं, अदरवाइज फिक्स्ड एसेट्स ऑलवेज एट WDV। सो ये फिक्स्ड एसेट्स क्या वैल्यूज पे हैं बेटा? ये सब WDV पे हैं। उसका इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? ओरिजिनल कॉस्ट दिया है। सो ओरिजिनल कॉस्ट वी हैव टू प्रेजेंट, उसमें से डेप्री माइनस करेंगे तो मेरे को WDV जो दिया है वो हम लिख लेंगे। करेक्ट? दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन गिवन, इसके कोई दो इफेक्ट्स नहीं देने हैं। क्लियर? ओके। ट्रेड रिसीवेबल आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months। ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेटर्स होते हैं। कितना डेटर्स दिया है ऊपर? सो ट्रेड रिसीवेबल ये रहा 17,50,000 है, बोलता है उसमें से 4,86,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months। ये समझा कि नहीं समझा? करेक्ट? बाकी के अदर्स, मतलब ये एडजस्टमेंट है कि ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। हमें यूज़र को बताना पड़ेगा कि हमारे जो डेटर्स हैं उसमें 4,86,000 के डेटर ऐसे हैं जिसने 6 महीने से पे नहीं किया है। करेक्ट? आगे, बैंक बैलेंस इंक्लूड्स 56,000 विथ नया बैंक विच इज़ नॉट अ शेड्यूल बैंक। सो बैंक बैलेंस कितना है? 4,14,000 है, बोलता है उसमें से 56,000 रुपीज है ना हमने नॉन शेड्यूल बैंक में इन्वेस्ट किया है, नॉन शेड्यूल बैंक में। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसको भी डिस्क्लोज सेपरेटली करना पड़ेगा। कैसे करने का वो हम सब देखेंगे। करेक्ट? चलो आगे, लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन रीपेएबल आफ्टर 3 years। तो ये लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन ये रहा, तो ये 3 साल के बाद पे करना है, तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। ये समझा कि नहीं समझा? The balance of 26,30,000 in the loan account with Public Finance Corporation is inclusive of 1,34,000 interest accrued but not due. This loan is secured against land. Okay, so ये बैलेंस कितना है? 26,30,000 है ना, उसमें थोड़ा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है एंड थोड़ा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। सो जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ना, दैट विल गो अंडर अदर करंट लाइबिलिटीज। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ लेके जाएंगे बेटा हम? अदर करंट लाइबिलिटीज। इसके लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है। ये समझा सबको? सो ये 5 and 6 लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन का है। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स अनसिक्योर्ड, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स अनसिक्योर्ड। चेक करो अदर लॉन्ग टर्म कितना है? ये रहा 22,50,000। उसका इन्फो है लोन टेकन फ्रॉम निक्सेस बैंक 13,80,000, बोलता है उसमें से 4,80,000 विद इन 12 months पे करना है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएगा जो विद इन 12 months पे करना है, और जो बियॉन्ड 12 months पे करना है दैट विल बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करेक्ट? लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इधर तक समझा कि नहीं समझा?
So this is related to other long-term loans. Next, bills receivable for 1,60,000 maturing on 15th June 2018 has been discounted. So bills receivable discount करवाया, बोलो क्या करने का? It will be considered as contingent liabilities and commitments. हमने बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी डिस्काउंट करवा दिया है, तो ये बिल्स रिसीवेबल हमारे बुक में ही नहीं रहेगा. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मतलब ये बिल हमने बैंक को बेच दिया है. करेक्ट. सो इट इज नॉट देयर इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली. तो आप बोलेंगे करने का क्या? कुछ नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करने का. क्लियर. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कंपनी फाइनल अकाउंट्स. क्या होता है, ये 11 इन्फो रहते हैं ना, 11 में से 6-7 एडजस्टमेंट रहते हैं, 3-4 सिर्फ डिस्क्लोजर रहते हैं. क्लियर. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्लूड. शॉर्ट टर्म बोरोइंग चेक करो, ये रहा 4,60,000 का है. ये सब अपन वर्किंग करके आराम से सॉल्व करेंगे. इसको मिनिमम यहां से 1.5-2 घंटा लगेगा. करेक्ट. बट ये 3 क्वेश्चन जो मैं लाया हूं ना, 4 क्वेश्चन आई कैन से, 4 किए जो तुम्हारा कंपनी फाइनल अकाउंट हो जाता है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ओके. उसमें 2 है, लोन फ्रॉम नया बैंक एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स. ओके, फेयर इनफ, समझाइए. Then transfer 35,000 to general reserve has been proposed by the directors out of profit for the year. So 35,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से हम क्या करेंगे? आई कैन से रिजर्व्स एंड सरप्लस में पीएनएल से माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे एंड जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे. वेरी गुड. आगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इंक्लूड्स लूज टूल्स कॉस्टिंग 5 लाख which does not meet the definition of PPE as per AS10. So loose tools का सुन लो पहले. If loose tools does not meet the definition of AS10 PPE, then loose tools is qualified under AS2 inventories. तो उसको कहाँ बताएंगे हम? इन्वेंट्रीज में बताएंगे. तो वो बोल रहा है कि इन्वेंट्री में ऑलरेडी इंक्लूडेड है. हाँ, तो हम उसको बाइफरकेट करके बताएंगे. क्लियर. ये पक्का. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर व्हाट? बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी ऑन 31st March 2018 एज रिक्वायर्ड अंडर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर्स. क्वेश्चन रफली समझा क्या? चलो, अभी आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बाय हार्ट है. ये सॉल्व कैसे करने का सुन लो, मेरे साथ रहना, जोड़े रे जो. क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा. फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके रिलेवेंट नोट्स बनेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा. सो आराम से एक एक सम को मेरे को लग रहा है अपने को 1.5-2 घंटा लगने ही वाला है. करेक्ट या? क्योंकि आराम से करना है, कोई का ही नहीं. कंपनी फाइनल अकाउंट अगर 14 मार्क्स के लिए आया तो इससे मेरे को नहीं लगता इससे बियॉन्ड कुछ आएगा. करेक्ट. शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट. नॉर्मली ये रहता नहीं है. नॉन करंट लायबिलिटीज में 4 आइटम्स हैं.
First, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 3। पूरा क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने अभी, सो हमें पता है कौन से नोट्स आ सकते हैं। देन वी हैव डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, एक सेकेंड सॉरी, अदर लॉन्ग टर्म ऐसे लिखने का, ये लैंग्वेज करेक्ट है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लास्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अभी आप देख लो जरा, इधर कुछ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सो उसका कुछ नहीं बनेगा। अगर एक एक ही आइटम रहेगा ना, एक एक आइटम, तो नोट मत बनाओ, ब्रैकेट में लिख के खत्म करने का। करेक्ट। एक से ज्यादा रहेगा तो हम नोट बनाएंगे, डिस्क्लोजर रहेगा तो नोट बनाना पड़ेगा। करेक्ट। नॉन करंट लायबिलिटीज के बाद क्या आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लोन्स। अदर लॉन्ग टर्म लोन्स विल बी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? नो, नो। अदर लॉन्ग टर्म loan from public finance corporation and other long term loans, both are borrowings only. No, loan word यूज किया मतलब borrowings है। एक पब्लिक फाइनेंस कॉरपोरेशन से लिया है और दूसरा किसी और के पास से लिया है। एंड फाइनली वी विल गेट व्हाट? टोटल। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट बनेगा, नोट नंबर 4। ट्रेड पेएबल में सच एक ही आइटम है। अदर करंट लायबिलिटीज में वी मे हैव नोट। ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी में भी एक ही आइटम दिख रहा है, अनपेड डिविडेंड। ये हो गया लायबिलिटीज। नंबर 2, assets. Non-current assets, in that A में 1 PPE, intangible assets, capital WIP,
intangible asset under development, पीपीई नोट बनेगा। इंटेंजिबल एसेट में एक से ज़्यादा आइटम रहेगा तो ही नोट बनेगा, बट इधर एक भी मुझे दिख नहीं रहा है। करेक्ट, ये हो गया ए। बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, deferred tax assets, long term advances, other non-current assets। अभी इसमें क्या दिख रहा है अपने को, तो एज सच कुछ नहीं दिख रहा है। देन वी हैव सेकेंड आइटम हियर, करंट एसेट्स। करंट एसेट में फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेकेंड अभी तीन अपना फेवरेट, इन्वेंट्रीज, इसका नोट बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, short term loans and advances, and last other current assets. Finally we will get what? Total. यहाँ तक समझा? अभी मतलब ऑलवेज है ना ऐसा, दो पेज का ही फॉर्मेट बनाने का। फर्स्ट पेज पे लाइबिलिटीज, सेकंड पेज पे एसेट्स। करेक्ट। देन वी विल हैव नोट्स टू अकाउंट्स। अभी नोट्स टू अकाउंट्स फर्स्ट बनेगा शेयर कैपिटल, दस लाइन का बनाओ। मतलब आई कैन से ये दोनों है ना, हाफ हाफ पेज का बना देने का ऑलवेज। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस।
Number 3. पाँच छः लाइन long term borrowings, then short term borrowings, 5-6 lines. Then number 5. PPE में 8 lines. Inventories 5 lines. Trade receivable 5 lines. Cash and cash equivalent 5 lines. रेडी? स्टार्ट करो. वीडियो ऑन कर दो. अनायता, धवल, निनाद, चलो. सो वी आर रेडी विद द फॉर्मेट गाइस. अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. मेरे साथ रहना. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? We will not start with the trial balance. We will start with information. What is our information? Number 1, 50,000 fully paid up equity shares were allotted for consideration other than cash. Correct? मतलब ये शेयर कैपिटल से रिलेटेड है. सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इन्फो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, तो शेयर कैपिटल में आ जाओ. वी हैव इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का नोट ये रहा. उसमें लिखेंगे ऑथोराइज्ड then issued subscribed called up and paid up. We have 1,60,000. See, authorized capital is not given, correct? 1,60,000 equity shares of rupees 50 each, fully called up. $80 lakhs. अभी इसमें से कुछ माइनस होता है. कॉल्स इन अरियर्स है क्या?
Yes, minus from share capital 15,000 minus 15,000. क्लियर? कुछ ऐड होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट है क्या? नहीं है। सो 7 इसके नीचे लिखेंगे शेयर फॉरफीचर नहीं है। डू वी हैव डिस्क्लोजर? यस। आउट ऑफ द अबाउ 50,000 equity shares were issued for other than cash. 50,000 equity shares were issued for consideration other than cash. ₹79,85,000. ये क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इन्फो इज डन। सेकेंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब पीपीई से रिलेटेड है। सो पीपीई में आ जाओ। पीपीई में देखो मैं क्या बना रहा हूँ, एक टेबल बनाते हैं ऐसे, एसेट्स, फिर कॉस्ट, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन एंड वी विल हैव डब्ल्यूडीवी। इसको बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक, इसको बोलते हैं नेट ब्लॉक। कौन से एसेट्स हैं चेक करो। पहले लैंड लिखते हैं 25 lakhs, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। बिल्डिंग 30 lakhs WDV है एंड 32 lakhs का कॉस्ट है। सो कॉस्ट 32 lakhs, WDV 30 lakhs, सो 2 lakh का डेप्रीशिएशन आएगा। ये क्लियर सबको? प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट 30 lakhs and WDV 24 lakhs. Cost 30 lakhs, WDV 24 lakhs. So 6 lakhs का depreciation. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कॉस्ट कितना है? 16,50,000. $13 lakhs. 3,50,000 का डेप्रीशिएशन।
72 lakhs। बैलेंस शीट में ये फिगर आता है WDV वाला। क्लियर एवरीबॉडी? ये हो गया अपना सेकेंड इन्फो। थर्ड इन्फो, ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 4,86,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ट्रेड रिसीवेबल कितना है चेक करो, ये रहा 1750। ट्रेड रिसीवेबल के नोट में आओ, इसमें लिखो ड्यू फॉर more than 6 months, 486। and others 486 and others 1750 minus 486 1264। करेक्ट। RDD रहेगा तो आगे माइनस करेंगे। यहां तक समझा अमीशा जी? क्लियर? 1 2 3 done। Fourth, balance with bank includes 56,000 with Naya Bank, which is not a scheduled bank. This is balance with bank। So इसमें बैंक बैलेंस with Naya Bank, not a scheduled bank। $56,000 and with scheduled bank 414। $56,000 3,58,000। Next, loan from Public Finance Corporation is repayable after 3 years। मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो फाइनल हो गया। 26,30,000 का लोन है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है एंड इट इज हाइपोथिकेशन अगेंस्ट लैंड। ओके, Sorry, I couldn't find anything about that. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
from Public Finance Corporation secured by hypothecation of land. 26,30,000 का लोन था, उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है, करेक्ट, 134। ये अदर करंट लाइबिलिटी का नोट नहीं बनाया। नोट नंबर 9 बनेगा, अदर करंट लाइबिलिटीज। चलो, 26,30,000 का लोन है, उसमें अक्रूड इंटरेस्ट है 134। So 24,96,000 interest on loan accrued but not due, 1,34,000। यहां तक समझा? ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स, करेक्ट, लोन्स हैं, लोन टेकन फ्रॉम निक्सेस बैंक, रीपेबल विद इन 1 ईयर, ये है लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर्स। ओके, लोन टेकन फ्रॉम निक्सेस बैंक 13,80,000, उसमें से 480 माइनस कर दो, $480 किधर आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसको बोलते हैं विद इन 12 मंथ्स पे करना है ना। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो 12 मंथ्स में पे करना है, विद इन 1 ईयर पे करना है, दैट इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसमें लोन फ्रॉम निक्सेस बैंक, we have 4,80,000. नेक्स्ट, लोन फ्रॉम निक्सेस बैंक हो गया। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 8,50,000। Okay, 17,50,000। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, bills receivable of 1,60,000 has been discounted.
इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. बैलेंस शीट के नीचे लिखो कंटिंजेंट liabilities and commitments. Note number 10. Bills receivable discounted with bank. Not yet matured. 1,60,000. Next, eighth done. Ninth, short-term borrowing includes loan from Naya Bank and loan from directors. Loan from secured 1,16,000. Loan from directors 48,000. Next, transfer of 35,000 to general reserve. So जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है P&L का बैलेंस. ये रहा P&L, ये रहा जनरल रिजर्व. $580. Transfer to general reserve. $35,000. $5,45,000. सेकेंड इफेक्ट जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे. कितना है जनरल रिजर्व? 941 इनर कॉलम. $976. Clear? नेक्स्ट 10th हो गया. 11th, इन्वेंट्री इंक्लूड्स लूज टूल्स ऑफ 5 lakhs. चेक करो इन्वेंट्री किधर है. ये रहा
finished goods raw material, ₹13 lakhs raw material, finished goods 40 lakhs, loose tools 5 lakhs. That's it. All informations are done. अभी ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करेंगे. शेयर कैपिटल हो गया, कॉल सिनरियर्स डन, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डन, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा. नेक्स्ट जनरल रिजर्व P&L हो गया. लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन डन, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स डन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डन. शॉर्ट टर्म बोरोइंग था कितना भाई तुम्हें? एक सेकेंड. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इधर सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वर्किंग नोट 1 में आओ. लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन पेएबल आफ्टर 3 years, ठीक है. बैलेंस ऑफ 26,30,000 इंक्लूड्स 1,34,000 अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी ठीक है. अदर लॉन्ग टर्म लोन्स वर्किंग नोट 1, कितने का था ये? अदर लॉन्ग टर्म लोन्स 22,50,000 का था. उसमें से देखो इंफॉर्मेशन में, लोन फ्रॉम निक्सिस बैंक, $13,80,000. उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सॉरी पहले शॉर्ट टर्म लेते हैं. शॉर्ट टर्म बोरोइंग 480, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 9 lakhs. उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम डायरेक्टर्स, $8,50,000. अभी टैली हो रहा है क्या? 13,80,000 का ये लोन है, 850 का ये लोन है. ये टैली हो रहा है क्या 22,50,000? आंसर इज नो. ये अपना अदर लोन्स में जाएगा और ये बैलेंसिंग फिगर है, ये इम्पॉर्टेंट है. कितना आ रहा है? 13,8, 21, 21, 22, 30, 20,000 का लोन. तो ये 20,000 अदर में दिखेगा, उधर बोरोइंग्स में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में. अदर 20,000. $1,770
और ये 480 अभी ऐड करो तो आपका 2230 बैठेगा, 2250 बैठेगा। ये क्लियर? ये वर्किंग वन समझा सबको? चलो, वी आर डन विथ विच लोन? अदर लॉन्ग टर्म लोन हो गया। अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी यही प्रॉब्लम है, 460 है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग चेक करो, ये दोनों मिलके 460 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सो वर्किंग टू, short term borrowings 4,60,000, loan from Naya Bank, $1,16,000, loan from directors, $48,000। ये वर्किंग मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप नहीं करना है वर्किंग तो डायरेक्ट उधर प्रेजेंटेशन में करने का। 460 माइनस 116 माइनस 48, 296 चेक करो बराबर है ये? हाँ, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का नोट आपने बनाया रहेगा, करेक्ट? उसमें अधर में डाल दो 296। अगर आपको वर्किंग नहीं बनाना है तो दूसरा मेथड सुन लो इधर, ये जो 3 लोन लिखा ना हमने, ये तीनों इनर में लिखने का बराबर, और आउटर में टोटल लिख देने का। अगर वो टोटल टैली नहीं हो रहा है तो अधर रहेगा। क्लियर? चलो, हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग तक पहुंच गए। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, एडवांस शॉर्ट टर्म 3,75,000 सीधा बैलेंस शीट में डालो। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 3,75,000। ट्रेड पेएबल 8,13,000, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटीज में 8,13,000। Provision for tax, short term provision 380, short term provision 380. Unpaid dividend, other current liabilities 70,000, other current liabilities 70,000. Cash in hand 70,000. That's it. बोलो यहां तक समझा क्या? पहले सबको वो आंसर दो। अभी सबका टोटल आप लोग ही फिगर्स देते जाना बेटा, अभी सारे नोट्स क्लोज करने हैं। चलो, शेयर कैपिटल क्लोज किया 79,85,000, अभी ये क्लोज करना है। रमीशा जी आंसर देते जाना, धवल आंसर देते जाना, टोटल करके आंसर देते जाओ फटाफट। चलो, $30,21,000 चेक भी करना बाकी लोग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का टोटल दे दो 940,
40. नाइन्थ का टोटल दो. नाइन्थ 2,04,000. दैट्स इट. टोटल दो लाइबिलिटी का. Liability total. Kawal, Namisha. $92 lakh PPE. इंटेंसिबल नहीं है, कैपिटल WIP नहीं है, इंटेंसिबल अंडर डेवलपमेंट नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिफर्ड टैक्स एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है. चलो इन्वेंट्रीज नोट नंबर 6 टोटल. $58 lakhs. Trade receivables. This is our question number 2. एक ये दो इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट समझाना सबको. हाँ, ये दोनों मिस करते ना टैली नहीं होता. करेक्ट या अदर लॉन्ग टर्म, ये ऑलवेज चेक करने का. कोई भी चीज का बाइफर्केशन दिया है, टैली हो रहा है कि नहीं, चेक करो. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 करना है. एक काम करते हैं पहले. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L विथ नोट्स टू अकाउंट्स. आप एक पूरा क्वेश्चन एक बार फटाफट रीड करो. क्वेश्चन नंबर 3, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. चलो रीड करूं मैं, ध्यान से. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31st March 22. लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, और ये प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट पे है, मतलब प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन ट्रायल बैलेंस में होना चाहिए. तो ये रहा देखो, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन मिला सबको. ये दोनों किधर जाएगा, तो ये दोनों PPE में जाएगा. करेक्ट. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल. इन्वेंट्रीज 31st March मतलब इन्वेंट्रीज क्लोजिंग है. बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. एडजस्टेड परचेज, तो ये हमारा P&L का आइटम है. परचेज, ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा, बट एडजस्टेड दिया है. एडजस्टेड परचेज मतलब इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड है.
तो अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग का इन्फो रहेगा तो हम इसमें से ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर देंगे और सिर्फ परचेस फाइंड करेंगे। अग्रीड। आगे फैक्ट्री एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में एक्सपेंस में अदर एक्सपेंस में जाएगा, एडमिन एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट फिनेंस कॉस्ट में जाएगा, इंटरिम डिविडेंड पेड ये अप्रोप्रिएशन है, मतलब नेट प्रॉफिट मिलने के बाद उसमें से माइनस करेंगे, तो लेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? इक्विटी शेयर कैपिटल, we will go for share capital, 10% debentures. Now this will be our long term borrowings और always ये 10% के बारे में सोचने का। This 10% debenture is our long term borrowing और ये 10% जो इस पे है that is our debenture interest. Do you agree with this? जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, P&L reserves and surplus, securities premium reserves and surplus. Revenue from operation, trade payable, current liabilities, provision for depre machinery से माइनस करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ओ ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट दिया है, सस्पेंस अकाउंट दिया मतलब कुछ ना कुछ तो एरर रहेगा, करेक्ट? देयर हैज टू बी वन साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर, हम उसको क्या करेंगे? हम उसको रेक्टिफाई करेंगे अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो, करेक्ट? ये अगर सर सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया और उसका कोई इन्फो नहीं दिया है तो डेबिट में दिया रहेगा तो एसेट में जाएगा, क्रेडिट में दिया रहेगा तो लायबिलिटी में जाएगा। अब ये क्रेडिट में दिया है और कुछ इन्फो नहीं है तो लायबिलिटी में डाल देंगे। सर लायबिलिटी में किधर? अदर करंट लायबिलिटी में डालेंगे। क्लियर? अगर कुछ नहीं दिया है तो। आगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, क्या ऐसे इंफॉर्मेशन है? यस। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वांट्स टू रीवैल्यू लैंड एट 3,60,000। सो लैंड को रीवैल्यू करना है 360 पे, ओके। डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड एट 10% ऑन 2 अप्रैल, करेक्ट? इसका क्या करना है हम बात करेंगे। सस्पेंस अकाउंट 4,000 represents amount received on sale of machinery, cost of machinery was so and so, accumulated depreciation was so and so। ये देखो सस्पेंस का इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में, करेक्ट? मतलब ये सस्पेंस अकाउंट क्या है मालूम है? हमने मशीनरी सेल किया था तो एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, हमारे अकाउंटेंट ने बैंक अकाउंट को बरोबर डेबिट किया बट मशीनरी क्रेडिट नहीं किया है, करेक्ट? सो वो सब इफेक्ट्स देना पड़ेगा। सो इट इज रेक्टिफिकेशन बेसिकली। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट, ये कैसे करना है हम देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सो एंड सो, छोटा सा सम है बट P&L एंड बैलेंस शीट दोनों बनाने का है। लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओमेगा लिमिटेड देखो पहले बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि पहले P&L? लॉजिकली पहले बैलेंस शीट बनाना चाहिए। वी हैव टू प्रेजेंट बैलेंस शीट फर्स्ट एंड देन P&L।
बट इंस्टीट्यूट पीएनएल पहले बनाता है, बाद में बैलेंस शीट बनाता है, करेक्ट। हम क्या करेंगे, पहले पीएनएल बनाए, सो पीएनएल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. Revenue from operations. Other income. Total income. एक्सपेंसेस में फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, purchase of stock in trade, changes in inventories, employee benefit expense, finance cost, सात एक्सपेंस है, सात एक्सपेंस लिखे, मेरे को मिलेगा टोटल एक्सपेंस। हुआ टोटल इनकम। ये हो गया पीएनएल, बैलेंस शीट as at 31st March 2022।
हुआ यहां तक? P&L बैलेंस शीट रेडी। चलो अभी नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट्स। कौन से नोट्स बनाएंगे? तो क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा किसके किसके नोट्स बनेंगे। डेफिनेटली पहले पीएनएल के नोट्स बनाएंगे क्योंकि पहले पीएनएल ड्रॉ किया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक ही आइटम है, नोट नहीं बनाएंगे। अदर इनकम में कुछ है ही नहीं, नोट नहीं बनाएंगे। मटेरियल कंज्यूम में कुछ नहीं है। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में एक ही आइटम है, नोट नहीं बनाएंगे। चेंजेस इन इन्वेंट्री में भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इज गिवन, करेक्ट? नॉट गिवन, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का भी कुछ नहीं आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट, एक भी एम्प्लॉय नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट एक ही है, ब्रैकेट में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन है ही नहीं। अदर एक्सपेंस का एक नोट बनेगा। दिस विल बी अवर नोट नंबर 1। क्लियर? Balance sheet, share capital will be note 2, reserves and surplus will be note 3. चलो उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक ही आइटम है, दैट इज डिबेंचर्स, तो भी ब्रैकेट में जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी कुछ नहीं है। ट्रेड पेएबल में एक ही है, कुछ नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज में कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सो 3 नोट हुआ। हाँ, अभी पीपी 4th, बाकी कुछ नहीं है। इन्वेंट्रीज दिया ही नहीं है इनफैक्ट। ट्रेड रिसीवेबल एक ही आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन, सॉरी वो तो डायरेक्ट लिख देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ नहीं दिया, एडजस्टमेंट डायरेक्ट लिखेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक ही आइटम है, डायरेक्ट लिखेंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है ही नहीं। एंड अदर करंट एसेट में कुछ नहीं है। दैट्स इट। 4 नोट आएगा सिर्फ। लिखो फर्स्ट, अदर एक्सपेंस 5-6 लाइन्स। शेयर कैपिटल 5-6 लाइन्स। रिजर्व्स एंड सरप्लस 7-8 लाइन्स। डेप्रिसिएशन एक ही आइटम है ना, आना ही था, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा। एनपीपी दैट्स इट। 4 नोट बनाएंगे, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा।
ये क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है, ये 14 मार्क्स। अभी इसमें जब आप फॉर्मेट बनाते हो ना, फॉर्मेट, अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया है प्रॉपरली तो जो हेड्स नहीं है वो नहीं लिखेंगे तो चलता है, करेक्ट। बट हम लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, बाद में जो नोट्स हैं उसके नंबर दे दो और नोट्स ओपन कर दो, उसके बाद एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो, देन ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। अभी मैं स्टार्ट करूं बेटा, लेट अस स्टार्ट विथ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 10, नोट नंबर 2। $40,000 shares of 10 each, issued, subscribed, called up and paid up. शेयर कैपिटल में रुपीज इन 1000 है, $30,000 equity shares of rupees 10 each. Clear? Note, I can say first info done. Second, the company on the advice of independent valuer revalued land at 3,60,000. Check करो land. Land at cost कितना है cost? 2,20,000. 220 था, अभी रीवैल्यू करके 3,60,000 कर रहे हैं, तो लैंड बढ़ा रहे हैं। 2,20,000 प्लस 140 से बढ़ा रहे हैं, सो 360 ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू विल बी 360. डू यू अग्री विथ दिस? अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? लैंड अपवर्ड रिवैल्यू हुआ है, सो एक इफेक्ट लैंड में ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व। दो इफेक्ट समझा रिवैल्यूएशन का। We are done with first and second adjustment. Number 3, declared final dividend at 10% on 2nd April. याद रखना, कंपनी ने 31 मार्च 2022 एंडिंग मतलब 21-22 का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर 2nd अप्रैल 2022 को डिक्लेयर किया है। एज फार एज कंपनी इज कंसेंट,
कंपनी विल रिकॉर्ड डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तभी डिविडेंड रिकॉर्ड करेगा. In this scenario, company is declaring dividend on 2nd April. तो company should record dividend on 2nd April 2022. And to 2nd April 2022 is our next year, not current year. So ये dividend next year में record होगा. तो आप बोलेंगे करंट ईयर में क्या करने का? करंट ईयर में जस्ट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बिलो द बैलेंस शीट. करें, सिर्फ अपने को एक नोट डालना है सेम लिखने का. डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 10% ऑन 2nd April. बस ये लिखना है. तो लिख सकते हैं directors of the company declared बस ये नोट लिख के छोड़ देने का. क्लियर एवरीबॉडी? अब ये फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट अस टॉक अबाउट इट. सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1st April 2021. कॉस्ट ऑफ द मशीनरी वाज 10,000. अक्यूमुलेटेड डिप्री वाज 8,000. बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा है. इन अदर वर्ड्स ये क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी सेल किया है बट सेल का एंट्री करेक्टली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है. करेक्ट? सो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट सस्पेंस अकाउंट. वर्किंग नोट नंबर 1 में आओ. जब भी सेल होता है तभी हम क्या करते हैं बेटा? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग करते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? 10,000. माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन कितना है? 8,000. We get WDV of 2,000. It is sold at 4,000. So profit ये समझा कि नहीं समझा? पक्का? हाँ. अभी इफेक्ट्स देने. इफेक्ट्स कैसे देंगे? ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है, तो ये 10,000 मशीनरी के कॉस्ट में से माइनस करने का. लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मशीनरी. ये फर्स्ट इफेक्ट आएगा. फिर अक्यूमुलेटेड डिप्री 8,000 है, तो ये मशीनरी के पीएफडी से माइनस करने का. लेस फ्रॉम प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन, दैट इज अक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन. ये दोनों माइनस किया तो डब्ल्यूडीवी में से ऑटोमेटिकली माइनस होएगा. इसका इफेक्ट कुछ नहीं देना है.
फिर सेलिंग प्राइस ऑलरेडी करेक्टली रिकॉर्डेड है, सो इसका भी इफेक्ट नहीं देना है, मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट ऑलरेडी हो चुका है, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट का इफेक्ट नहीं देना है। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट किधर जाएगा, सो हम प्रॉफिट को पीएनएल में लेके जाएंगे। पीएनएल में किधर बताएंगे, अदर इनकम में। दैट्स इट, इतने इफेक्ट्स देने हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मशीनरी,